हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की डीपीपी नंबर 05 का डिस्कशन करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ स्फेरिकल बॉडी ऑफ एरिया ए एंड एमिसिविटी ई इज केप्ट इनसाइड अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, व्हाट इज द रेट एट विच एनर्जी इज रेडिएटेड पर सेकेंड एट टेम्परेचर टी। क्लियर है बेटा? आप लोगों को यहाँ पे एमिसिविटी का फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ एमिशन इज गिवन बाय, किसने दिया था बेटा? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ यहां पे बेटा P इज गिवन बाय सिग्मा A T की पावर 4। क्लियर है कि नहीं है? और फॉर ब्लैक बॉडी अगर लिखूं तो दिस P इज इक्वल्स टू सिग्मा E A T की पावर 4। क्लियर है बेटा? ये पावर है, ठीक है। यहां पे हमें E की वैल्यू कितनी दी गई है? E हमें दिया गया है E इज 0.6, तो वैल्यू पुट कर देते हैं तो P इक्वल्स टू 0.6 सिग्मा A T की पावर 4। तो दिस इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 0.6 सिग्मा A T की पावर 4। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेडियस ऑफ टू स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल आर 1 and 4 meters respectively. Their temperature are 4 into 10 to the power 3 and 2 into 10 to the power 3 respectively. The ratio of emitted energy of the sphere per second. रेशियो बताना है बेटा एमिटेड एनर्जी का। बेटा एनर्जी के टर्म्स में अगर मैं लिखूं, एनर्जी को U मान लूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा? U1 अपॉन U2 इज इक्वल्स टू A1 T1 की पावर 4 अपॉन A2 T2 की पावर 4। और इसी को बेटा कन्वर्ट में क्या लिख सकता हूं? E1 स्क्वायर अपॉन E2 स्क्वायर इंटू T1 बाय T2। ये टेम्परेचर दिए गए हैं, तो E1 अपॉन E2 क्या बेटा? ये जो दिया गया है हमें रेडियस ऑफ टू स्फीयर दिया गया है एरिया के टर्म्स में। क्लियर है? तो इसको R1 स्क्वायर लिख लो आप भले ही। ये क्या हो जाएगा? R1 स्क्वायर और ये हो जाएगा R2 स्क्वायर। तो रेडियस कितना दिया है बेटा? 1/4 मीटर दिया गया है, तो इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। T1 टेम्परेचर कितना है? T1 इज 4 इंटू, यहाँ बेटा पावर 4 है, 4 इंटू 10 टू द पावर 3 इसकी होल पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इसकी होल पावर 4। क्लियर है? तो U1 अपॉन U2 इज इक्वल्स टू 4, यहां पे आ जाएगा बेटा 256 इंटू बेटा 10 टू दी पावर, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा अपॉन 2 की पावर 4 दैट इज 16 इंटू 10 टू दी पावर 12 इंटू 1/16। इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? 16 इंटू 16 करेंगे तो ये भी 256 आएगा, तो इससे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा 1/1 दैट मीन्स 1:1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा? हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए ये समझ में आना बेटा, ये वाला रिलेशनशिप कैसे लिखा है हमने? ये वाला रिलेशनशिप है E1 अपॉन E2 वाला, या U1 लिख दिया जिसको एनर्जी है, E1 लिखो U1 लिखो सेम ही है। E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू सिग्मा A1 T1 की पावर 4 अपॉन सिग्मा A2 T2 की पावर
4। तो मैंने ये दोनों कैंसिल आउट कर दिया, फिर a1 t1 की पावर 4 और ये कर दिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। अगला सवाल कह रहा है बेटा, कूलिंग रेट ऑफ अ स्फीयर ऑफ 600 Kelvin at external environment 200 K is R. When the temperature of the sphere is reduced to 400 Kelvin, then cooling rate of the sphere will become. कूलिंग रेट बताना है बेटा। बेटा यहां पे अगर मैं रेशियो लिखूंगा इसका, तो ये कितना आ जाएगा, डी टी। यहां पे बेटा कैपिटल टी क्या बता रहा है, टेम्परेचर, और ये स्मॉल टी जो बता रहा है दैट इज टाइम। तो डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ए सिग्मा ए अपॉन एम इनटू इसकी बेटा स्पेसिफिक हीट। क्लियर है? और यहां पे क्या आ जाएगा, टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। क्लियर है? जहां पे टी नॉट क्या है बेटा, आपका सराउंडिंग टेम्परेचर, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि डी टी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। क्लियर है? यही बेटा हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है। तो यहां पर बेटा डी टी अपॉन डी टी, फर्स्ट वाले को हम जो कहते हैं वो एच बोल देते हैं, और सेकंड वाले को हम क्या बोल देते हैं, एच डैश। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे लिख सकते हैं H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू T1 की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 डिवाइडेड बाय T2 की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। क्लियर है? तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल्स टू, यहां पे बेटा T1 हम किसको ले रहे हैं, 600 जो इनिशियली दिया गया है, 600 की पावर 4 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 200, तो ये आ जाएगा 200 की पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बेटा फिर से अब हमें क्या दे दिया है, रिड्यूस कितना कर दिया 400, तो यहाँ पे आ जाएगा T2 की वैल्यू 400 की पावर 4 और सराउंडिंग टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा 200 की पावर 4। यहाँ पे बेटा सारे जीरो कॉमन लेके वो जितने जीरो ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं वो तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या यहाँ पे, 6 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 4। क्लियर है बच्चों इतनी बात? चलिए इसको बेटा हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो H1 बाय H2 इज इक्वल्स टू, क्या इसमें से बेटा 2 कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहां पे अगर बेटा मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो यहां पे क्या बचेगा, 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, इससे ये कैंसिल आउट हो गए। बेटा 3 की पावर 4 क्या बचेगा, 81 माइनस 1 की पावर 4 इज 1, और उसके नीचे बचेगा 4 की पावर 4 इज 16 और माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 15, और इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 3 आ जाएगा। तो हमारा H1 अपॉन H2 का जो रेशियो आ गया दैट इज 16 अपॉन 3। आपको क्या चाहिए था, H2 चाहिए था, तो बेटा H2 इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/16 ऑफ H1 इक्वल्स टू H2। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे हमें R के टर्म्स में दिया गया था, ठीक है, तो हम इस H1 को R से रिप्लेस कर दो, तो यहां पे H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, H2 इक्वल्स टू 3/16 ऑफ R। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 3/16। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज 4000 सेंटीग्रेड assuming the surrounding temperature to be negligible, at what temperature will body emits double radiation? जितना रेडिएशन अभी है उसका डबल हो जाए। बेटा यहां पे एक चीज का आप करेक्शन कर लेना कि यहां पे ये 400 नहीं है, ये एक्चुअली में डिग्री था जिसको उन्होंने 0 लिख दिया है, तो दिस इज 400 डिग्री सेंटीग्रेड नॉट 4000। क्लियर? Assuming the surrounding temperature to be negligible, at what temperature will body emits double energy? ठीक है, आप सही है। स्टीफेंस लॉ का इस्तेमाल करते हैं, स्टीफेंस लॉ।
तो यहाँ पे बेटा E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, ठीक है। E क्या है बेटा आपका? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पे T जो है वो है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमें जो नई एनर्जी चाहिए वो दुगनी होनी चाहिए हमारी फर्स्ट एनर्जी के। E2 शुड बी 2 टाइम्स ऑफ E1, है ना, ठीक है। तो बेटा टेम्परेचर हमें जो दिया गया है अभी वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। एक काम करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो केल्विन में ले रहे हैं हम लोग। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पे? दैट इज 400 प्लस 273, तो ये आ जाएगा 673 केल्विन में। क्लियर है? और T2 हमें क्या करना है? निकालना है। T2 हम निकालेंगे तो रेशियो लिख देते हैं, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू T1 बाय T2 की पावर 4। क्लियर है? तो E1 तो E1 है, E2 कितना है? ट्वाइस ऑफ E1 चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू T1 की पावर 4। T1 कितना है बेटा? 673 अपॉन T2 की होल पावर 4। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? T2 को बेटा इधर पे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा T2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 673 की पावर 4। क्लियर है? और यहां से बेटा कैलकुलेट करेंगे तो T2, क्योंकि यहाँ पे रूट टाइम्स ऑफ 4 आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ गया, 2 इंटू 673 की पावर 4। इसमें से बेटा ये वाला पार्ट तो बाहर आ जाएगा 673, और अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा? 2। तो हमारा जो T2 आएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 400 केल्विन, 800 केल्विन। क्लियर है? क्योंकि केल्विन में कन्वर्ट करके हमने निकाला है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, 800 केल्विन। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, इफ टेम्परेचर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी इंक्रीज बाय 10%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम इट्स सरफेस। क्वांटिटी बताना है। यहाँ पे बेटा सेम रिलेशनशिप निकालेंगे हम लोग परसेंटेज के लिए। लिखेंगे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, इनिशियल कंडीशन ये है। और आपने क्या किया फिर? टेम्परेचर is increased by 10%, ठीक है। तो न्यू रेडिएशन जो रहेगा उसको मैं ई डैश बोल देता हूं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बेटा पहले 1 था, ठीक है, आपने 10% इंक्रीज कर दिया, क्या इसको बेटा 1.1 ऑफ टी की पावर 4 लिख सकता हूं? तो ई डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 1.1 की पावर 4 को क्या लिख सकते हो? 1.464 इंटू टी की पावर 4। क्लियर है? अब आपको क्या निकालना है? परसेंटेज इंक्रीज, दैट इज इक्वल्स टू ई डैश माइनस ई अपॉन ई इंटू 100। क्या ये लिख सकता हूं? तो यहां पे परसेंटेज ई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? नया कितना है बेटा? ये आया, तो 1.464 टी की पावर 4 माइनस पुराना वाला कितना है बेटा? टी की पावर 4 है सिर्फ। क्लियर है? डिवाइडेड बाय टी की पावर 4 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? दैट इज इक्वल्स टू टी की पावर 4, टी की पावर 4 सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1.464 माइनस 1 करेंगे और इसमें इंटू 100 करेंगे, तो आपके पास परसेंटेज जो आने वाला है दैट इज 46.4 परसेंटेज। क्लियर है? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 46%। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेगुलर सरफेस of area 8 centimeter and 4 centimeter of a black body at a temperature of 127 degree Celsius emit energy at the rate of E. If the length and breadth of the surface and are each reduced to half of the initial value,
द टेम्परेचर इज राइज टू 327 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी विल बी, रेट ऑफ एमिशन निकालना है। यहां पे बेटा एरिया इनिशियली अगर मैं देखूंगा, क्योंकि एरिया का ही काम है इधर पे, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ आप जब कर रहे हो, सरफेस एरिया 8 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो एक लेंथ होगा एक ब्रेथ होगा। और यहाँ पे अलग से बोला है कि अगर हमने लेंथ और ब्रेथ को भी आधा आधा कर दिया, मतलब लेंथ को भी आधा किया और ब्रेथ को भी आधा किया, क्लियर है। तो अगर A1 अगर मैं एरिया बात करूं इनिशियल, दैट इज 8 इंटू 4, 832, दैट इज 32 सेंटीमीटर। पर आपने फिर क्या बोला, A2 जो दूसरा एरिया लिया, आपने लेंथ को भी क्या कर दिया, हाफ। लेंथ कॉमा ब्रेथ को क्या कर दिया बेटा, हाफ। अगर लेंथ और ब्रेथ हाफ हाफ कर दोगे तो एरिया फाइनली सेकंड वाले का क्या बेटा, वो 1/4 टाइम कम्स क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा और इसका आधा मिल करके क्या हो जाएंगे बेटा, 1/4 बना लेंगे। तो A2 जो एरिया आएगा दैट इज इनिशियल एरिया का 1/4। तो कितना आ रहा है एरिया, दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर लिख लो यहां पे, क्लियर। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा। इनिशियल टेम्परेचर हमारा कितना दिया गया था, T1, दैट इज 127 प्लस 273। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 केल्विन। T2 कितना दिया गया था, दैट इज 327 प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 600 केल्विन, ठीक है। अब स्टीफेंस लॉ लगा देंगे बेटा, तो डायरेक्ट लिख देता हूं, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा A1 T1 की पावर 4 अपॉन सिग्मा A2 T2 की पावर 4, ये हो जाएगा। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया। A1 कितना दिया गया है बेटा, 32, और T1 कितना दिया गया है, दैट इज 400 की पावर 4 डिवाइडेड बाय A2 कितना है बेटा, 8 इंटू T2 वैल्यू कितनी है बेटा, 600, और ये हो जाएगा 600 की पावर 4, क्लियर है। तो इससे बेटा इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 4 टाइम्स हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से 64 इंटू करेंगे तो ये 64 अपॉन 81 आ जाएगा, क्लियर है। तो अपन को रेशियो किसका चाहिए था, द रेट ऑफ एमिसिविटी चाहिए है, विल बिकम, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया E1 अपॉन E2, हमें चाहिए E2 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 81 अपॉन 64 टाइम्स ऑफ E इक्वल्स टू E2, क्लियर है बच्चों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 81/64। Next question, the rate of emissivity of radiation of a black body at 273 degree is E. Then the rate of emissivity at of this body at 0 degree centigrade will be. यहाँ बेटा फिर से रेशियो लिख सकते हैं हम लोग E1 अपॉन E2 का। पहले टेम्परेचर लिख लेते हैं, ये किस में दिया गया है, सेंटीग्रेड में, T1 है, तो T1 को अपन केल्विन में लिख लेते हैं, तो 273 प्लस 273 दैट इज इक्वल्स टू 546 केल्विन में। और जो T2 टेम्परेचर है बेटा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये तो कितना हो जाएगा, 273 केल्विन, क्लियर है। तो रेशियो निकालना है, तो E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू सिग्मा A T1 की पावर 4 अपॉन सिग्मा A T2 की पावर 4, क्लियर है। सिग्मा और A बेटा सेम दिया गया है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये T1 की पावर 4 दैट इज 273 की पावर 4 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा बेटा, नहीं T2 कितना दिया गया है, E1 है हमारा 546 है ना, तो यह आ जाएगा 546 की पावर 4 अपॉन डिवाइडेड बाय 273 की पावर 4, क्लियर है।
इसको बेटा आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है दैट कम्स आउट टू बी, कॉमन लेके करेंगे तो ये हो जाएगा 2^4 हो जाएगा। ठीक है, 2^4 दैट इज 16/1। तो E1/E2 इज इक्वल्स टू 16/1। E2 चाहिए बेटा, E2 इधर भेजो 16 को नीचे, तो E2 को क्या कह रहे हैं E, तो E डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू E2। क्लियर है, ये कितना कम हो जाएगा 16 टाइम्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज E/16। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अ लिक्विड टेक्स 30 seconds in cooling from 95 degree centigrade to 90 degree centigrade and 70 seconds in cooling from 55 degree centigrade to 50 degree centigrade, the temperature of the room is, surrounding temperature T नॉट निकालना है। बेटा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको लिख सकते हैं, दैट इज T1 माइनस, थोड़ा छोटा लिखता हूँ, सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, T1 माइनस T2 अपॉन टाइम स्मॉल t। बेटा ये टेम्परेचर डिफरेंस है और ये टाइम है, दैट इज K टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T नॉट। क्लियर, ये एवरेज टेम्परेचर आ जाएगा, ये टेम्परेचर डिफरेंस आ गया आपका, और T नॉट क्या है बेटा, सराउंडिंग टेम्परेचर। क्लियर, तो T1 से T2 95 से कितना हुआ है 90, तो यहां पे लिख लो 95 माइनस 90। T क्या है बेटा, टाइम, दैट इज 30 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ T1 कितना है 95 प्लस T2 कितना है 90 डिवाइडेड बाय 2 माइनस T नॉट हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको माइनस करोगे तो ये बेटा 5 आ जाएगा, नीचे 30 है तो 5 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज 1/6 इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 185 डिवाइडेड बाय 2 माइनस T नॉट। क्लियर, तो यहां से बेटा डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/6 इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर 92.5 माइनस T नॉट। क्लियर, क्या बेटा इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। जैसा बेटा टेम्परेचर हम लोगों ने 95 से 90 में लिखा है, ऐसे ही सेम 55 से 50 में लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है 70 सेकेंड्स इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ 55 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 माइनस T नॉट। क्लियर है, तो इसको करेंगे तो ये बेटा 5 आ जाएगा, नीचे 70 है तो ये 1/14 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ 105 डिवाइडेड बाय 2 माइनस T नॉट। तो यहां से बेटा हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/14 इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ, डिवाइड करोगे इसको तो ये हो जाएगा 52.5 माइनस T नॉट। ये इक्वेशन 1 आ गई है, ये इक्वेशन क्या आ गई बेटा 2। हम डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, ये बेटा 6 है, ये 14 है, तो इसको 7/3 लिख सकता हूं क्योंकि 14 ऊपर होगा और 6 नीचे होगा, 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 92.5 माइनस T नॉट अपॉन 52.5 माइनस T नॉट। क्लियर, बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें इनका हम, तो ये कितना हो जाएगा 367.5 माइनस 70 नॉट इज इक्वल्स टू 277.5 माइनस 3T नॉट। क्लियर है, तो 3T नॉट इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 4T नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहां से हमारी जो T नॉट है सराउंडिंग टेम्परेचर वो आ जाएगा 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा यहां से हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दैट इज 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमारा, द थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ टू बॉडीज आर इन द रेशियो ऑफ 1:4
if the rate of loss of heat are equal for the two bodies under identical condition of the surrounding, the ratio of rate of fall of temperature of the two body is। रेशियो निकालना है किसका बेटा, रेट ऑफ फॉल का, मतलब dt बाय dt। ठीक है बेटा, यहां से अगर मैं देखूंगा हीट के फॉर्म में तो dq बाय dt दैट इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब dq बाय dt के टर्म्स में। क्लियर है। और यहां पे बेटा ये जो है दैट इज चेंज इन हीट। ये क्या बता रहा है बेटा, चेंज इन हीट। बेटा इसको dt अपॉन dt लिख लो, टी। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, चेंज इन हीट, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। और ms डेल्टा टी क्या है बेटा, ये हमारी हीट कैपेसिटी। ये क्या आ जाएगी, हीट कैपेसिटी आ जाएगी। बेटा इस टर्म या इस रेशियो को क्या मैं x लिख सकता हूं, m इंटू एस हीट कैपेसिटी, उसको मैं बेटा y ले लेता हूं, और इसको मैं एक काम करता हूं dt बाई डी टी चेंज इन टेम्परेचर या रेट ऑफ फॉल को मैं z ले लेता हूं। रेशियो बताना है मुझे, इसलिए तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन y2 इंटू z1 अपॉन z2। यहां पे दिया क्या है बेटा, थर्मल कैपेसिटी का रेशियो दिया गया है 1/4। तो y1 अपॉन y2 का रेशियो कितना दिया गया है, x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू थर्मल कैपेसिटी का रेशियो कितना दिया है मेरा, दैट इज 1/4 इंटू इफ द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट्स आर इक्वल, मतलब रेट ऑफ हीट जो दिया गया है वो इक्वल है, मतलब x1 और x2 की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, यहां पे क्या आएगा, z1 अपॉन z2। x1 अपॉन x2 का रेशियो 1/1 दिया गया है, दिस इज 1/4, दैट इज इक्वल्स टू z1 अपॉन z2। तो अपन को क्या, रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर चाहिए, इसको इधर भेज दो तो ये हो जाएगा 4, नीचे क्या आ गया 1 इक्वल्स टू z1 अपॉन z2 का रेशियो, जिसे 4:1 भी बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा, ऐसे करने की इच्छा हो तो ऐसे कर लेना, अदरवाइज आपको ऐसे करना हो कि dq बाय dt ऑफ 1 डिवाइडेड बाय dq बाय dt ऑफ 2 इक्वल्स टू m इंटू एस ऑफ 1 अपॉन m इंटू एस ऑफ 2, और यहाँ पे dt अपॉन dt ऑफ 1 और अपॉन dt ऑफ 2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, इनका रेशियो क्या दिया गया है 1/1, इनका रेशियो दिया गया है 1/4, और इसका रेशियो निकालना है तो ये dt बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन डी टी ऑफ 2 का रेशियो भी निकल आएगा। सेम किया है, बस x और y में क्या हो गया, थोड़ा सिंप्लीफाइड लग रहा है, रेशियो ही तो निकालना था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर और मार्क कर देते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है, 4:1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ अ फर्नेस इज 2324 degree centigrade and the intensity is maximum in its radiation spectrum nearly at 12,000 angstrom. If the intensity in the spectrum of the star is maximum nearly 4800 angstrom, the surface temperature of the star। बच्चों इतना हाई टेम्परेचर हम लोग वेन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या कहता है बेटा, के लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।
क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पे लिख सकता हूँ λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1। तो बेटा λ1 कितना दिया गया है 12000 अपॉन λ2 की वैल्यू कितनी है 4800 इक्वल्स टू T2 हमें निकालना है अपॉन T1 की वैल्यू कितनी दी गई है दैट इज 2324। ठीक है, प्लस केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 273। क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब इसको बेटा सॉल्व करोगे तो T2 की आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी 6492.5 केल्विन। क्लियर है? और इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है, ये केल्विन में है ना, इसको किस में कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सारे ऑप्शन बेटा सेल्सियस में ही है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6492.5 माइनस 273 करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी बेटा 6219.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ ब्लैक स्पॉट ऑन अ बॉडी इफ द बॉडी इज हीटेड एंड कैरीड इन अ डार्क रूम देन इट ग्लो मोर। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। इसको बेटा हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच लॉ? क्रिचॉफ्स लॉ। ठीक है, आप लोगों ने क्रिचॉफ लॉ भी पढ़ा होगा, K इज इक्वल्स टू E बाई A। क्लियर है? जहां पे E क्या होता है बेटा, कोई भी बॉडी कितनी एमिट कर रहा है हीट, और A क्या बताता है किसी बॉडी का एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? तो ये किससे बता सकते हैं हम लोग? क्रिचॉफ लॉ से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द कलर ऑफ अ स्टार इज एन इंडिकेटर ऑफ। बेटा स्टार का कलर अपन लोगों को किस चीज को इंडिकेट करता है? बेटा ये हमें बताते हैं टेम्परेचर के बारे में, इंडिकेटर। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ अ curved black utensil is heated to a high temperature and that brought into dark, then बेटा एक हमारा कर्व्ड ब्लैक यूटेंसिल है, उसे हमने हाई टेम्परेचर पे हीट किया है, देन वी हैव ब्रॉट दिस इनटू डार्क। तो क्या होगा? बोथ यूटेंसिल्स एंड इट्स carving shines, only carving shines, only utensil will shine, none of the above। बेटा इसका होगा ओनली यूटेंसिल विल स्टार्ट शाइन नॉट द कार्विंग। क्लियर है? क्या शाइन करेगा बेटा? यूटेंसिल शाइन करेगा सिर्फ। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अपनी नेक्स्ट डीपीपी के डिस्कशन में मिलते हैं। एंड आप अपनी पढ़ाई को और भी ज्यादा सीरियस लेते जाइए। क्लियर है? क्योंकि जैसे जैसे आपके चैप्टर होते जा रहे हैं आप लोगों को अपने पुराने चैप्टर्स का रिवीजन भी करना है और अपने नोट्स भी अच्छी तरीके से रिवाइज करते हुए चलिए। ऐसा ना हो कि आप आगे तो पढ़ते जा रहे हैं पर पीछे जो नहीं पढ़ा है या फिर जो छूट गया है उसकी तरफ आप ध्यान ना दें। तो अपना बैकअप भी कंप्लीट करिए टाइम पे और पुरानी चीज़ों का रिवीजन करिए। बैकलॉग गलती से भी ना आ जाए। दिवाली आने वाली है तो आप सब लोग बड़े एक्साइटेड हो गए दिवाली के लिए, पर प्लीज़ आप ये ख्याल रखना दिवाली हर साल आएगी। ठीक है, पर आपका ये जो सिलेक्शन वाला पीरियड है या कॉलेज में जाने वाला पीरियड है वो हर साल नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार कॉलेज पहुंच जाए तो अच्छा भी लगेगा दिवाली मनाने में। तो अभी दिवाली या किसी त्योहार के चक्कर में आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। थैंक यू सो मच।